बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मियाँ नसरुद्दीन, जो कि गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है और इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो थोड़ा सा पहले हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं। कृष्णा सोबती शुद्धतम भावुक हृदया नारी थी, जिनकी स्पष्ट छाप उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। सामाजिक वैषम्य और नारी जीवन की विडंबनाओं को देखकर सोबती जी दुखी और क्षुब्ध थी, जिसके फलस्वरूप उनकी रचनाओं का केंद्रीय भाव सामाजिक चेतना और नारी जीवन की स्वतंत्रता पर आधारित रहा। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट पहचान रखने वाली लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म सन 18 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, जिसको पश्चिमी पंजाब का हिस्सा जो अब पाकिस्तान में है वहाँ पर। इनकी शिक्षा लाहौर, दिल्ली, शिमला आदि स्थानों पर हुई। वे दिल्ली प्रकाशन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग में अधिकारी पद पर कार्यरत रहीं। वर्तमान में वे स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा में लगी हुई हैं। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास में है इनकी जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ए लड़की। कहानी संग्रह में है बादलों के घेरे, 3 पहाड़, यारों के यार, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के। और इनका शब्द चित्र संस्मरण है हम दशमत शब्दों के आलोक में। इनके साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपको। कृष्णा सोबती की रचनाओं में आत्मीयता का भाव सर्वथा देखा जाता है। इन्हें संवेदनात्मक अनुभूति को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। इन्होंने जीवन का विश्लेषण यथार्थ के धरातल पर किया। इनकी कहानियों में पात्रों के अंतः एवं बाह्य दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। अब हम आते हैं अपने पाठ में। जैसा कि पाठ का अध्ययन आपने किया होगा, अब उसकी समरी हम करते हैं। यह पाठ लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है। हम हशमत, एक अभी मैंने जब रचनाएं बताई थी आपको तो उसमें बताया था कि इनकी कौन सी रचनाएं। हम हशमत से कुछ अंश लिए गए हैं इसमें। यहाँ लेखिका ने खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यवहार, रुचि, व्यक्तित्व आदि सबका शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। मियाँ नसरुद्दीन ने मसीहों की भांति अपनी रोटी बनाने की कला का खूब बढ़ चढ़कर बखान किया। उसे यह कौशल अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिलता है। वह कई तरह की रोटियां बनाने में माहिर भी हैं। इस प्रकार का काम एक कला है जो अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब लेखिका वहाँ से गुजर रही थी और उसने देखा कि रोटी बनाने वालों का कुछ काम यहाँ पे हो रहा है, तो उसकी उत्सुकता हुई और वो वहाँ पे चली गई और उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन से कुछ पूछना शुरू किया। लेखिका बताती है कि एक दिन जब वह जामा मस्जिद के पास खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन से उसके जीवन से जुड़े हुए प्रश्न पूछने की अनुमति मांगती है। मतलब वहाँ गई जामा मस्जिद के बाद और वहाँ पे जब उसने देखा कि कुछ नानबाई हैं तो उन्होंने उन्हीं में से एक मियाँ नसरुद्दीन थे जिनसे उन्होंने कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा जाहिर की। मियाँ अखबार छापने वालों और पढ़ने वाले दोनों को बेकार समझते हैं, फिर भी वह उन्हें स्वीकृति दे देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अनेक तरह की रोटियां बनाने की कला उन्हें कहाँ से सीखी, तो वह आवेश में आकर कहते हैं कि वह तो हमारा खानदानी काम है, इसे हमने अपने पूर्वजों से ही सीखा है और उनके मरने के बाद उनकी जगह पर हम बैठ गए। उनके पिता के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने बताया
कि वे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। जब उनसे बाप दादा की कोई शिक्षा के बारे में बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि काम करने से आता है, शिक्षा देने से नहीं। ये तो बात हो रही थी अभी मियाँ नसरुद्दीन से और लेखिका की। फिर आगे लेखिका जब मियाँ नसरुद्दीन से भट्टी संबंधी कोई सीख दिए जाने की बात पूछती है तो फिर वही बताते हैं कि जब शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है तो वह शिक्षक के पीछे पीछे बोलता है। फिर एक और पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है तो वह सीधा तीसरी कक्षा में नहीं बैठता, पहले 3 कक्षाओं का क्या होगा वह मतलब साफ करते हुए बताते हैं कि वह पहले सर्वप्रथम शुरू से यानी बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आँच देना अगर ना सीखता तो सीधे नानबाई की कला शायद ही सीख पाते। शिक्षा देना भी बहुत बड़ी बात है। मियाँ नसरुद्दीन जब खोमचे की बात बताने लगते तो बात को बीच में ही काटते हुए वहाँ के अन्य ख़ानदानी नानबाई के बारे में भी उनसे पूछा जाता तो वह कहते कि बहुत से हैं पर ख़ानदानी नहीं हैं। साथ ही यह भी बताते कि बादशाह सलामत ने एक बार एक वाक़या हुआ, बादशाह सलामत ने उनके बुज़ुर्गों से कहा कोई ऐसी चीज़ बनाकर खिलाओ जो कि ना आग से पके और ना पानी से बने। फिर उनके बुज़ुर्गों ने बादशाह को ऐसी चीज़ बनाकर खिलाई और बादशाह ने उसकी बहुत ही प्रशंसा करी। जब उस पाक पकवान के बारे में पूछा गया तो उसे बताने से उन्होंने साफ मना कर दिया। वह एक कहावत भी कहते हैं कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। यह कहावत उनके बुज़ुर्ग पर पूरी तरह से चित्रार्थ होती है। रोटी झूठ से नहीं पकती, आँच से पकती है, ये बात मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं। लेखिका आगे बताती है कि मियाँ नसरुद्दीन बात करते हुए बीच बीच में आने जाने वालों को भी बोल लेते हैं। वे 70 साल के आसपास हो चुके हैं, किंतु इस विषय में प्रश्न न पूछा गया उनसे कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में भी काम किया होगा तो वह किसी बादशाह का नाम बताने में भी असमर्थता जताते हैं। कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह का ही नाम जानना चाहते होंगे। उनका नाम है जहाँ पनाह बादशाह सलामत। बहादुर शाह जफ़र का नाम लेने पर वह खींच कर कहते हैं यही समझ लो, क्योंकि उन्हें वहाँ के किस बादशाह के यहाँ उसके बुज़ुर्ग काम करते थे ये वो नहीं बता पाते हैं। उसे कोई पत्र या संदेश थोड़े ही भेजना है, वह अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कहते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिखाई देते हैं। उनसे बच्चों के विषय में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझ में आया। पूछे जाने पर कि ये कारीगर आपके शिष्य हैं तो वह कहते हैं कि ये मजदूरी लेते हैं। रोटियों के विषय में पूछे जाने पर वह विवश होकर कई तरह की रोटियों के विषय में ज़रूर बताते हैं। अचानक मियाँ नसरुद्दीन बीते समय की यादों में खो जाते हैं। आज वे कद्रदान नहीं रहे, केवल पेट भरने के लिए ही लोग रोटियां खाते हैं। वो अपनी इस कला के लिए बताते हैं कि पहले के लोग कैसे कई प्रकार की रोटियों का सेवन करते थे, परंतु आज ऐसे कुछ नहीं है। तो ये आपकी समरी थी और प्रश्नोत्तर आगे आपको दिए जाएंगे।